ये एक घर्षण का टाइप है। एक ब्लॉक नत समतल की सतह पर स्थित है। सतह का घर्षण गुणांक म्यू है, ब्लॉक का द्रव्यमान m है, स्लोप थीटा है। तब ब्लॉक में उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात करें यदि यह ऊपर की ओर गति करे। तो जो ब्लॉक है वो नत समतल पर ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं। हमने देखा था कि ब्लॉक अगर नीचे की ओर आता है तो mg sin थीटा के कारण नीचे आता है और उसका त्वरण होता था sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इंटू जी। लेकिन इस केस में उसी घर्षण वाली नत समतल पर ब्लॉक को ऊपर ले जाना है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि ब्लॉक बगैर किसी बल के ऊपर जा नहीं सकता। तो माना कि हमने ब्लॉक पर F बल आरोपित किया और ये F बल इसको A त्वरण से ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, हमने इसके सारे बलों के कंपोनेंट किए, mg के दो घटक किए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। इसके अलावा जब ये ऊपर की ओर गति करेगा तो जो घर्षण बल लगेगा वो गति का विरोध करेगा, इसलिए ये ठीक पीछे की ओर सतह के समांतर लगेगा। अभिलंब प्रतिक्रिया सतह के लंबवत लगेगी। अब हम अगर संतुलन अवस्था में देखें तो अभिलंब प्रतिक्रिया n बराबर mg cos थीटा होता ही है नत समतल के केस में। घर्षण बल होगा म्यू इंटू एन, मतलब म्यू mg cos थीटा। इस अवस्था में घर्षण बल म्यू mg cos थीटा हो जाएगा। अब ये ब्लॉक ऊपर की ओर तभी चलेगा जब आप जो बल आरोपित कर रहे हैं ये इसके या तो बराबर हो या ज्यादा, तभी ये ऊपर की ओर गति करेगा। तो ये शर्त है कि आरोपित बल mg sin थीटा प्लस fk से या तो बड़ा हो या बराबर। अब हम बराबर रख लेते हैं इसको मिनिमम कंडीशन में। तो F बराबर mg sin थीटा प्लस fk को लिखोगे आप म्यू mg cos थीटा। इसमें और F आरोपित बल को मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इसी बल के कारण त्वरण आ रहा है। m से कॉमन लेके कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर की ओर गति करते समय न्यूनतम त्वरण होगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू जी। अब आपने त्वरण निकाल लिया है तो आरोपित बल भी निकाल सकते हो, F बराबर m इंटू के करके आप आरोपित बल भी निकाल सकते हो जो इसको a त्वरण से गति करा सकते। तो ये आपको टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी पर बेस्ड एक मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं। एक ब्लॉक नत समतल की सतह पर स्थित है। घर्षण गुणांक म्यू है, ब्लॉक का द्रव्यमान m है और ढाल थीटा है। तब ब्लॉक को ऊपर गति कराने के लिए आवश्यक बल उसे स्थिर रखने के लिए आवश्यक बल का दुगना है। तब स्लोप थीटा का मान होगा। और ये इस टाइप से आपको चार ऑप्शन दिए गए। अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो नत समतल जो है इसका ये वाला केस डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, हम इसमें अच्छे से जानते हैं कि स्थिर रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। ये स्टेप 1 है क्वेश्चन सॉल्व का कि अगर हमें इसे स्थिर रखना है तो आवश्यक बल क्या होगा। ओके, स्थिर रखने के लिए आवश्यक बल जो लगेगा वो F बल ऊपर लगेगा, इसके अलावा mg sin थीटा नीचे लगेगा और घर्षण बल Fs भी नीचे लगेगा। ठीक है ना, ये स्थिर रखने के लिए बल चाहिए। तो F बराबर mg sin थीटा प्लस Fs या F बराबर mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ये स्थिर रखने के लिए आवश्यक बल होगा। अगर इसको हमें गति नहीं कराना है तो ये जो बल है, आरोपित बल है, ये mg sin थीटा प्लस Fs के बराबर हो जाए तो ब्लॉक स्थिर रहेगा। अब हम स्टेप 2 पर जाएंगे कि ऊपर की ओर गति कराने के लिए आवश्यक बल। सपोज ये F डैश है और ये F डैश स्थिर रखने वाले बल का दुगना है, तो हम इसे लिखेंगे 2। लिख दिया भाई। ऊपर अब आपको इसको गति कराना है तो अब जो बल लगाओगे आप F डैश, अब जो लगाओगे वो इस स्थिर रखने वाले बल का दुगना है। ठीक है ना। अब ये ऊपर गति करेगा तो ऊपर गति करेगा तो F डैश को लिखेंगे हम m इंटू ए डैश, m इंटू ए डैश बराबर 2 इंटू F। अब ए डैश क्या होता है,
जब ये ऊपर की ओर गति करता है, कोई भी बल हम लगाते हैं और ये ऊपर की ओर गति करता है, तो ऊपर की ओर जब गति करता है तो त्वरण हमने अभी यहां निकाला था साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू जी, ये होगा। ठीक है, और हम 2f लिखेंगे तो 2 इंटू एफ को लिखेंगे, m बाहर ले लेंगे तो mg भी बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचेगा mg बाहर ले लेंगे, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा। ओके, इसमें ये 2 है। इसमें एक्चुअल में क्या है, जब हम इसको स्थिर रख रहे हैं, तो जब हम इसको स्थिर रख रहे हैं तो इस अवस्था में घर्षण बल की थोड़ी दिशा को चेक करना पड़ता है। जब ये ब्लॉक को हम स्थिर रख रहे हैं तो आवश्यक उस समय क्या होता है, जब हम बल F ऊपर लगा रहे हैं और mg sin थीटा नीचे है और हमें स्थिर रखना है ना, ब्लॉक को हमें क्या करना है, स्थिर रखना है। इस अवस्था में एक्चुअल में घर्षण बल इधर लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि mg sin थीटा नीचे ले जाना चाहता है, तो mg sin थीटा नीचे ले जाएगा तो घर्षण बल कहां लगेगा, Fs ऊपर लगेगा। अब हो ये रहा होगा कि mg sin थीटा इसको रोक नहीं पा रहा होगा, घर्षण बल इस mg sin थीटा को कैंसिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपने एक एक्स्ट्रा बल लगाया। तो नॉर्मल स्थिति में mg sin थीटा नीचे आएगा, घर्षण बल विपरीत दिशा में लगेगा, किंतु आपको इसको स्थिर रखना है, इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए आप एक और बल लगाओगे, तो ये सही होगा। इसलिए हमें इसमें क्या है, एक चेंज करना पड़ेगा। स्थिर रखने के लिए आवश्यक बल होगा mg sin थीटा माइनस माइनस, या ऐसा कह ले, आवश्यक बल होगा F प्लस Fs बराबर mg sin थीटा, या F बराबर mg sin थीटा माइनस Fs, तो ये माइनस साइन आएगा। फिर से मैं ये स्टेप 1 को एक बार और समझाता हूं। आप समझिए कि ये ब्लॉक है और इसको हमने इस नत समतल पे रखा, तो आप जानते हैं कि ये नत समतल पर नीचे की ओर फिसलेगा, नीचे की ओर फिसलेगा, क्यों फिसलेगा, क्योंकि mg sin थीटा आगे लगेगा और घर्षण बल पीछे लगेगा और ये नीचे की ओर फिसलने लगेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, इसको स्थिर रखना है, तो स्थिर रखने के लिए आप एक अतिरिक्त बल लगाओगे F। अब इस अवस्था में आप देखें तो आप क्या लिखोगे, F प्लस Fs, ये दोनों बल हर हालत में mg sin थीटा को कैंसिल कर दें, जो कि इसको नीचे खींचना चाहता है, तब ये स्थिर हो जाएगा। तो F प्लस Fs बराबर mg sin थीटा होने पर ये ब्लॉक स्थिर हो गया। इसका मतलब जो आरोपित बल है F, वो होगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, क्योंकि Fs जो होगा वो म्यू mg cos थीटा होता है। ठीक है ना, ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 कहता है कि अब इसको हमें गति कराना है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर अगर आपको गति कराना है तो जो भी बल लगाना है, आपने जो स्थिर रखने के लिए बल लगाया उसका दुगना है। तो हमने लिख दिया कि F डैश बराबर जो ऊपर गति कराने के लिए जो बल लगाना है, वो स्थिर रखने के लिए जो बल लगाया उसका दुगना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बलों को रख देना है। तो हम जानते हैं कि जब ये ऊपर की ओर गति करेगा, जब ये ऊपर की ओर गति करेगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे और बराबर 2 इंटू है। ऊपर की ओर जब गति करता है तो त्वरण हम अच्छे से जानते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू जी, ये त्वरण होगा। तो m इंटू हमने इस त्वरण को लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर इक्वल्स टू 2, दुगना होगा 2, स्थिर अवस्था का जो बल है mg sin थीटा, यहां माइनस लगाना पड़ेगा, mg sin थीटा बाहर लिया, mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अब क्या हुआ, mg से mg कैंसिल हो गया और हम लिखेंगे अगले स्टेप में sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा बराबर 2 sin थीटा माइनस 2 म्यू cos थीटा। ओके, अब इसको आगे और सोल्व करेंगे तो इसको यहां लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 म्यू cos थीटा, 3 म्यू cos थीटा प्लस 2 म्यू cos थीटा, 3 म्यू cos थीटा हो जाएगा बराबर 2 sin थीटा माइनस sin थीटा, या हम इसको लिखेंगे 3 म्यू cos थीटा बराबर sin थीटा, या इसको लिखेंगे 3 म्यू बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं tan थीटा। फाइनली रिजल्ट आएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3 म्यू, ये आंसर होगा। देखिए हमने क्या किया, इसको यहां शिफ्ट किया,
तो ये म्यू कॉस थीटा और 2 म्यू कॉस थीटा मिलकर 3 म्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये दोनों घट के साइन थीटा रह जाएंगे और ये 3 म्यू कॉस थीटा ही रहेगा। अब कॉस थीटा को हम नीचे ले जाएंगे तो ये 3 म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, जिसे हम टेन थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब थीटा बराबर टेन इनवर्स 3 म्यू, और टेन इनवर्स 3 म्यू इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट, राइट आंसर फर्स्ट। तो ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन है जो हमने अभी टाइप पढ़ा था, उस पर ये पूछा जा सकता है। घर्षण बल में एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कीड़ा, कीड़ा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रॉल, CRAWL। एक कीड़ा एक आर त्रिज्या की अर्धवृत्तीय प्याले में धरातल से ऊपर की ओर चढ़ना आरंभ करता है, ठीक है, धरातल से ऊपर की ओर चढ़ना आरंभ करता है। सतह घर्षण युक्त है, सतह घर्षण युक्त है, तो ज्ञात करें सतह क्या है, घर्षण युक्त है। आपको बताना है नंबर 1 कि कीड़ा ऊर्ध्वाधर से कितने कोण अल्फा तक ऊपर की ओर चढ़ सकेगा, ठीक है। और दूसरे पर क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि कीड़ा धरातल से कितनी ऊंचाई h तक ऊपर की ओर चढ़ सकता है, सकेगा, ठीक है ना। सतह घर्षण युक्त है और इसका घर्षण गुणांक भी दिया है म्यू, ठीक। तो ये एक टाइप है और इसमें ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है, तो अगर आप थ्योरेटिकल समझ लोगे तो न्यूमेरिकल भी कर लोगे, थ्योरेटिकली तो पूछा ही जा सकता है। और क्वेश्चन है कि एक कीड़ा एक आर त्रिज्या, पहले मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक कीड़ा आर त्रिज्या की अर्धवृत्तीय प्याले में धरातल से ऊपर की ओर चढ़ना आरंभ करता है। सतह का घर्षण युक्त है और घर्षण गुणांक म्यू है, तो ज्ञात करें कीड़ा ऊर्ध्वाधर से कितने कोण अल्फा तक ऊपर की ओर चढ़ सके और कीड़ा धरातल से कितनी ऊंचाई h तक ऊपर की ओर चढ़ सकेगा, है ना। इसको अगर हम डायग्राम को थोड़ा कल्पना करें तो ये इस प्रकार का एक प्याला है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है ये r है, ये त्रिज्या r है। अब एक कीड़ा जो है वो यहां से सपोज चलना आरंभ करता है और यहां तक चढ़ पाता है। आपने देखा होगा जब भी हम कोई पहाड़ी पर ऊपर जाते हैं तो एक निश्चित ऊंचाई तक हम चढ़ पाते हैं। अगर वो ज्यादा स्लोप हो, कोई मतलब चिकनी सतह, जैसे खासकर वाटर पार्क में अगर हम स्लाइड पे ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करते हैं स्लाइड्स में, तो एक लिमिटेड हाइट तक जा पाते हैं और फिर नीचे की ओर फिसलने लगते हैं। अगर हम सपोर्ट ना लें तो वो एक हाइट तक जाके वापस और ऊपर नहीं चढ़ पाते। ये प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, है ना। स्लाइड समझ गए, चिकनी सतह होती प्लास्टिक की, स्लाइड में ऊपर जाने के एक निश्चित ऊंचाई तक जाते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं चढ़ पाए। इसके साथ भी यही हो रहा है कि ये माना कि ये ऊर्ध्वाधर है और इससे ये यहां तक चढ़ पाया और ये कोण है अल्फा, जिसे हमें ज्ञात करना। बस इससे ऊपर अब ये नहीं चढ़ सकता। क्यों नहीं चढ़ सकता? क्योंकि यहां इस समय इस पर लग रहा है भार mg नीचे। अगर ध्यान से देखा जाए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा और ये वाला घटक हो जाएगा mg cos अल्फा
और इसके लंबवत ये वाला घटक होगा mg sin अल्फा। ठीक है ना, तो mg जो इसका भार है उसका mg sin अल्फा इस प्याले पर इसको नीचे की ओर ढकेलना है। अब mg sin अल्फा इतना हो गया होगा, तो फिर ये ऊपर कैसे चढ़ पाया? ऊपर चढ़ पाया था क्योंकि ऊपर घर्षण बल लग रहा। इस अवस्था में mg sin अल्फा इसको नीचे खींचेगा, नीचे खींचना चाहता है तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लग रहा है जिसके कारण ये ऊपर चढ़ पा रहा है। लेकिन अब यहां पहुंचकर ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो अब ये इससे ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो अल्फा हमें निकालना इस अवस्था में। तो हम देखें साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में क्या होगा? साम्य अवस्था में हुआ होगा कि Fs बराबर mg sin अल्फा के बराबर। कीड़ा माना कि अल्फा कोण तक चढ़ पाया, कीड़ा अल्फा कोण तक चढ़ पाया और इस अवस्था में mg sin अल्फा और घर्षण बल विपरीत दिशा में जो लग रहा है इसको सपोर्ट दे रहा है वो बराबर हो गए होंगे, है ना। घर्षण बल तो फिक्स है, अब इससे ज्यादा घर्षण बल पॉसिबल नहीं है। अगर ये अब और ऊपर जाएगा तो mg sin अल्फा और बढ़ जाएगा क्योंकि अल्फा बढ़ेगा। जब अल्फा बढ़ेगा तो sin अल्फा बढ़ेगा, sin अल्फा बढ़ेगा तो ये वाला घटक बढ़ेगा और ये नीचे की ओर इसको खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए अब ये इसके ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये तो नियत हो गया है और ये बढ़ने लगेगा अगर आप अल्फा बढ़ाओगे तो साम्य अवस्था में हम कह सकते हैं कि बस अब ये Fs बराबर mg sin अल्फा हो गया और Fs को हम लिख सकते हैं म्यू इनटू क्या होगा, ये अभिलंब प्रतिक्रिया यहाँ लगेगी, है ना, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन क्या रहे, किसके बराबर होगा, mg cos अल्फा के। तो हम लिख सकते हैं Fs को म्यू इनटू mg cos अल्फा और ये है mg sin अल्फा के बराबर। mg से mg चला गया तो हम म्यू बराबर लिखेंगे sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, जिसे हम लिखेंगे tan अल्फा। इसका मतलब है इस केस में tan अल्फा जो है वो म्यू है और अल्फा जो है वो tan इनवर्स म्यू है। ये आंसर, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने ये आंसर को निकाला है कि कितना अल्फा तक ये जा पाएगा, तो ये म्यू पर डिपेंड करेगा और कितना होगा ये अल्फा इक्वल्स टू, ये जो म्यू आएगा अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, इस पर म्यू पर डिपेंड करेगा, इसके घर्षण गुणांक पर डिपेंड करेगा। ये पहला आंसर होगा। अब हम आंसर 2 पर आते हैं। इसको समझना, इसमें मैथमेटिक्स है, आंसर 2 निकालते समय प्योर मैथमेटिक्स है। कैसे कि माना कि ये यहां तक चढ़ गया, ये h ऊंचाई दिख रही है आपको, ये h ऊंचाई तक चढ़, ठीक है, माना कि ये h ऊंचाई तक चढ़ जाता है। माना कि कीड़ा धरातल से h ऊंचाई तक चढ़ता है। ओके, ये यहां से स्टार्ट किया था, ये यहां तक पहुंचा, तो ऊंचाई तो यही होगी भाई। अब अगर ये h है तो ये ऊंचाई ये कितना होगा, ये देखें आप, तो ये r माइनस h। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होंगे क्योंकि ये त्रिज्या r है तो ये भी तो त्रिज्या है। अगर ये त्रिज्या r है और ये ऊंचाई h है तो ये वाला ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है ये कितनी रही होगी, r माइनस। अब हम केवल ट्राइंगल पर फोकस करें, ये वाली साइड है r माइनस h, हमारे पास ये कोण है अल्फा और हम अच्छे से जानते हैं ये वाली साइड होगी त्रिज्या के बराबर, ये त्रिज्या होगी, होगी कि नहीं होगी। तो अल्फा है हमारे पास, r माइनस h है, r है, ये वाला हिस्सा कहलाएगा बेस, ये वाला हिस्सा कहलाएगा हाइपोटेनस और हमें निकालना है क्या, h। तो क्यों ना हम बेस अपॉन हाइपोटेनस करते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या, cos अल्फा। cos अल्फा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस को हम लिखेंगे r माइनस h अपॉन r, ठीक है। cos अल्फा बराबर इसमें r माइनस h अपॉन r लिख दिया। अब cos अल्फा कहां से निकालोगे, हमें तो दिया है tan अल्फा, तो फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगेगी कि tan अल्फा बराबर है म्यू अपॉन 1 और ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका हाइपोटेनस होगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ये वाली हमें जानकारी का यूज करना है कि इस केस में जो अल्फा है tan अल्फा वो म्यू है, तो म्यू अपॉन 1 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस ही होगा। अब हम cos अल्फा को कैसे लिखेंगे, तो cos अल्फा बराबर होगा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें बेस है 1 और हाइपोटेनस है रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो tan अल्फा की सहायता से हमें cos अल्फा लिखना है
और यहां आप लिखोगे r अपॉन r माइनस h अपॉन, ठीक है। r से r कैंसिल हो गया, इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, तो आप लिखोगे h बाई r इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, या h बराबर r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस, ये इसका आंसर 2। तो कीड़ा सतह से इतनी ऊंचाई पर ऊपर की ओर जा पाएगा, जिसका फाइनल फॉर्मूला है h बराबर r, r त्रिज्या है 1 माइनस 1 अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर 2 है ना। अब आपने आंसर पता चल गए हैं, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उसको टिक लगा सकते हैं कि एक प्याले पर या इस प्रकार से अनुप्रति प्याले या इस प्रकार से गोली सतह पर अगर आप धरातल से ऊपर तक कीड़ा हो या मनुष्य या कोई भी हो ऊपर चढ़ना चाहे तो एक निश्चित ऊंचाई तक ही जा सकता है और एक निश्चित कोण तक ही जा सकता है। वो कोण हर हालत में होता है tan अल्फा बराबर म्यू, मतलब म्यू पर डिपेंड करता है, और जो ऊंचाई होती है धरातल से वो होती त्रिज्या r ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, है ना। इन रिजल्ट्स का हम इन फ्यूचर में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आपको टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बाय मिस्टेक, ठीक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे थे, ये तो बाय मिस्टेक हो गया, वो ध्यान नहीं दिया, ये मैं सोचा था ये वाला नहीं, ये तो नीचे म्यू स्क्वायर प्लस 1 ही चलेगा, है ना। तो फिर से एक बार देख ले, cos अल्फा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है r माइनस h, हाइपोटेनस है r, और tan अल्फा बराबर म्यू अपॉन 1 दिया है, तो म्यू अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे हाइपोटेनस निकाल लेना रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस cos अल्फा को लिखना बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये r अपॉन r माइनस, ओके ये 1 बचेगा, है ना। इसको यहाँ लाओगे तो h अपॉन r, इसको यहाँ लाओगे तो माइनस, और बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, और फिर h बराबर r ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 आप आसानी से लिख सकते हैं। घर्षण बल अब अपना समाप्त हो गया है। थोड़ी सी थ्योरी बता दूं कि घर्षण बल एक आवश्यक बल है। क्यों है? क्योंकि अगर घर्षण बल नहीं होता तो आप चल नहीं पाओगे। आपको पता है कोई चिकनी सतह है आपके घर में एकदम से सफाई कर दी जाती है तो आप कोई भी आता है तो अचानक वो फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कारण घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर घर्षण ना हो तो आप सतह पर चल नहीं पाओगे। तो घर्षण बल एक आवश्यक बल भी है और नुकसान भी है। तो फायदा ये है कि घर्षण ना हो तो आप किसी सतह पर चल नहीं सकते। घर्षण के कारण ही हम जो खाना है वो गले के नीचे उतर पाते हैं। तो घर्षण बहुत सारी जगहों पर हमें दैनिक जीवन में काम का भी है। और नुकसान ये है कि घर्षण के कारण हमारी बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। जो मशीनों में हम पेट्रोल डालते हैं उसकी वजह से जो इंजन काम करता है तो उस इंजन की बहुत सारी एनर्जी मशीनों के कल पुर्जे, टायर और घर्षण बल के अगेंस्ट एनर्जी में खर्च हो जाती है ना। और करीब 40 से 50% ये ऊर्जा घर्षण के विरोध में खर्च होती है। तो ये कुछ नुकसान भी है घर्षण के कारण और कुछ फायदे भी। हाँ, अगर आप चाहे तो घर्षण को कम कर सकते हैं। गाड़ियों में घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन किया जाता है, मतलब उसमें तेल डाला जाता है, उनमें ग्रीस लगाया जाता है उनके पहियों की बॉल बियरिंग्स में, जिससे कि घर्षण का मान क्या हो जाता है, कम। चिकना किया जाता है सतह को, तो सतह को चिकना करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। और भी बॉल बियरिंग शब्द जो मैंने बोला, बॉल बियरिंग में क्या होता है, पहिए के बीच में एक लोहे का वो गोला होता है, उसके बीच छोटे छोटे छर्रे टाइप के, गोलियों के टाइप भर दिए जाते हैं दो गोलों के बीच। तो वो छर्रे जो है वो क्या करते हैं, घर्षण को घूमते समय कम करने का प्रयास करते हैं। तो बॉल बियरिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे पहियों को घुमाने के लिए घर्षण को कम किया जाता है। लुब्रिकेशन के द्वारा घर्षण को कम किया जाता है। तो थ्योरेटिकली आप जानते हो। अच्छा, क्या कभी घर्षण गुणांक का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है? थ्योरेटिकली पूछे हैं। प्रैक्टिकली और अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो घर्षण गुणांक का मान 0 और 1 के बीच होता है ना, या इसके बराबर हो। क्या कभी 1 से ज्यादा भी हो सकता है? हो सकता है यदि दो सतहें बहुत अधिक चिकनी, अगर दो सतह बहुत अत्यधिक चिकनी है, अत्यधिक स्मूथ है, तो होता क्या, उस समय घर्षण गुणांक का मान 1 से अधिक संभव है। वो क्यों संभव है? क्योंकि दो सतह अगर अत्यधिक स्मूथ होंगी तो उनके अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल लग जाएगा, और वह अंतर आणविक आकर्षण बल अणुओं के बीच बॉन्ड बना लेगा, और जो क्या है घर्षण बल से भी ज्यादा। तो म्यू बराबर होता है क्या,
Fs बराबर होता है म्यू इंटू एन और म्यू बराबर होता है Fs इंटू एन। अगर मैंने दो अत्यधिक चिकनी सतह ले ली, अत्यधिक स्मूथ, एक्सेसिव स्मूथ सरफेसेस, तो इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट हो जाएगा। भले बहुत अत्यधिक चिकनी है, लेकिन इतनी चिकनी है कि उनके अणु आपस में बंध बना लेते हैं, और उस अवस्था में जो फोर्स है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो ज्यादा हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि म्यू की वैल्यू भी 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि म्यू बराबर होता है Fs अपॉन एन। तो फिक्स है, भार तो चेंज होना नहीं है, लेकिन उस अवस्था में जो सामान्य हमें घर्षण बल सतह के कारण मिलता है, वो घर्षण बल से भी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा हो जाता है, और वो अवस्था में क्या होता है, म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, अगर हम दो कांच को एक दूसरे के ऊपर रखें तो उनको सरकाना आसान नहीं होता। आप दो कांच की सतहों को रख के देखना, दो बड़े कांच को, और उनको खिसकाने की कोशिश करोगे, आपको बहुत ताकत लगेगी। क्यों? क्योंकि कांच की सतह एक प्रकार से स्मूथ होती है, तो वो जैसे एक दूसरे से मिलती है तो उनके अणु के बीच बॉन्ड्स बन जाते हैं, और जो कि घर्षण बल से ज्यादा हो जाता है। यही रीजन है कि दो एक्सेसिव स्मूथ सतहों को एक दूसरे पर गति कराना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये कारण है इंटरमॉलिक्यूलर, और ये घर्षण बल से ज्यादा होगा तो थ्योरेटिकली आप देख सकते हैं म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। इसके अलावा घर्षण बल और किस चीज पर निर्भर करता है? तो घर्षण बल एक और चीज पर निर्भर करता है, वो है उसका भार mg, है ना, और सतह कितना खुरदुरा है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है कि घर्षण बल संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्या बोला मैंने? कि घर्षण बल संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये मैंने एक पॉइंट बोला है, इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा। ये मेरे पास मॉड्यूल है, ठीक है, अभी मैं इसको सरका रहा हूं, तो घर्षण बल लग रहा है मेरे विरोध कर रहा है, मैं इसको खींच रहा हूं पीछे, पर घर्षण बल लग रहा है घर्षण बल सपोज 20-10 न्यूटन का लग गया। ओके, अब मैंने क्या किया, बुक को ऐसा, आपको क्या लगता है मुझे कम ताकत लग रही होगी खींचने में? आपको क्या लगता है मुझे कम ताकत लगेगी? नहीं, जितनी ताकत मुझे अभी लग रही है, मेरे को ऐसा तो है नहीं, उतनी ही सेम ताकत अभी भी लगेगी। लेकिन इस अवस्था में आप देख रहे हैं संपर्क सतह दोनों कितनी सारी है, दोनों के पेज के बराबर, लेकिन इस अवस्था में संपर्क सतह जरा सी रहेगी, केवल एच के बराबर, फिर भी मेरा घर्षण बल उतना ही। चलिए, अब मैंने ऐसे रखा, अब तो और संपर्क सतह कम हो गई, कॉन्टेक्ट जो सरफेस है वो तो और इस एच के बराबर रह गई। क्या मुझे अब बल कम लगा? नहीं, मुझे अभी भी बल वही रहा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, केवल पॉइंट रखता हूं, अब तो केवल पॉइंट के बराबर है ना संपर्क सतह। अब मैं चलाने का प्रयास करता हूं, अभी भी मेरे को उतना ही बल। आगे बात समझ में आपको? तो संपर्क सतह ये थी, ये थी, ये थी, ये थी, घर्षण बल नहीं बदला। तो इसका मतलब है कि दो वस्तुओं की संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर घर्षण बल निर्भर नहीं करता। ये एक्चुअल में अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अभिलंब प्रतिक्रिया मतलब इसका भार, तो भार तो अगर पॉइंट भी कांटेक्ट में होगा तो भार उतना ही लगेगा, जितना भार यहाँ इस कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में होगा, और उतना ही भार इस कंडीशन में होगा। इसका भार कोई कम नहीं हो जाएगा अगर आप उसका कॉन्टेक्ट सरफेस बदलते। यही कारण है कि घर्षण बल संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट आपको समझ में आए हैं? चलिए, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अच्छी बात है ना, जाग रहे हो, सब जागते रहो। ओके, ऑल इज वेल। अब मैं इसलिए इतनी बात कर रहा हूँ क्योंकि घर्षण खत्म हो गया है। अब घर्षण का एक टाइप बचा है जिसमें दो ब्लॉक रखे रहते हैं और गति कराते हैं। तो मैं आज शाम की 4 बजे की क्लास में वो अलग से कराऊंगा, है ना, उसको मैंने रेगुलर क्लास में नहीं करा रहा हूँ। इवनिंग क्लास में 4 बजे वो टाइप कराऊंगा, वो उसमें 45 मिनट लगेंगे, है ना। अच्छा, एक टाइप, अच्छा हुआ इतनी बातचीत करते करते मुझे एक और आ गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है घर्षण बल का, वो छूट रहा है। बस आज हम लास्ट टाइप करने जा रहे हैं घर्षण बल का, और घर्षण बल हमारा फिनिश हो जाएगा। अच्छा, शाम की क्लास में मैं डाउट सॉल्विंग भी रखूंगा,
जो भी कल आप सब तैयार रहना, आज की क्लास में मैं घर्षण खत्म करूंगा और कल की जो क्लास लूंगा, कल के शाम की क्लास केवल डाउट सॉल्विंग रहेगी और पढ़ा भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप डाउट सॉल्विंग है हम तो नहीं आएंगे, नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा पढ़ाऊंगा भी, है ना, आधा घंटे पढ़ाऊंगा और आधा घंटे या 1 घंटे की डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग ऐसी रहेगी कि आपको मॉड्यूल में आपको जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में, अच्छा बिगनर बॉक्स में आपको सही होता, मैंने पूरा सॉल्व करके रख लिया है, कुछ टेक्निकलिटी के कारण मैं व्हाट्सएप पे भेज नहीं पा रहा था, लेकिन आज वो टेक्निकलिटी दूर हो जाएगी, उम्मीद है, मैं कल से ट्राई कर रहा। तो आज मैं आपके बिगनर बॉक्स के सॉल्यूशन सारे भेज दूंगा, है ना, उनको आप बिगनर बॉक्स कर ही लेना। और मैंने इसलिए कल तक का टाइम दिया है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 में आप यहाँ मुझे लिखा देना कि सर ये सॉल्व करा दो, पहले अपन एक्सरसाइज 1 कर लेंगे और फिर मैं उनको सॉल्व कर दूंगा आपको, है ना। इस तरीके से हम डाउट सॉल्विंग करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहना, है ना। हम लास्ट टाइप एक देख ले, अभी एंड नहीं हुआ, मुझे अभी याद आया। वो टाइप ऐसा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, और ये बड़ा ट्रिकी टाइप है ना, इसके क्वेश्चंस बड़े ध्यान से करना पड़ते हैं। तो ये टाइप ऐसा है कि अभी तो हमने देखो समतल लिया, हमने नत समतल लिया, अब हमें ऊर्ध्वाधर दीवार लेना है। तो एक ब्लॉक का द्रव्यमान m है, यह एक ऊर्ध्वाधर रफ ROUGH रफ दीवार पर स्थिर रखा गया है। इस पर क्षैतिज दिशा में F बल आरोपित किया जाता है। दीवार की सतह का घर्षण गुणांक म्यू है। तब ज्ञात करें आवश्यक शर्त जिससे ब्लॉक दीवार पर स्थिर बना रहे तथा लगने वाला घर्षण बल का मान। आवश्यक शर्त भी बताना है, दीवार पर ब्लॉक स्थिर बना रहे, लगने वाले घर्षण बल का मान एवं आरोपित बल का मान। ये आपको ये पूरा टाइप है ना। और ये जो टाइप है इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन वो करने के लिए आपको इसकी कॉन्सेप्ट और थ्योरी अच्छे से आनी। तो मैं इसको पहले डायग्राम से इमेजिन कराऊंगा कि ये एक दीवार है, रफ मतलब खुरदुरी दीवार, इस पर आपको एक ब्लॉक को m द्रव्यमान के ब्लॉक को क्षैतिज दिशा में एक बल F, ये आरोपित बल है, इसको क्षैतिज दिशा में लगाना है और इसको ऐसे रोक के रखना है। ऐसी बात है, ये दीवार है और मुझे इसको क्या करना है, अगर देखो आपको पता है ना, अगर मैं इसको छोड़ू, ये चिपक क्यों गया, मैग्नेट है, अगर मैं इसको छोड़ू तो ये नीचे फिसलेगा, हाँ या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये यही रहे, तो मैं इसको एक ऐसा बल लगाऊंगा, ठीक है, लगाया कि नहीं, मैंने ये बल लगाया तो ये स्थिर हो गया। अगर मैं थोड़ा सा धीरे करूंगा तो ये अपने आप देखो आप नीचे जा रहे हैं, ठीक है, हमें नीचे नहीं जाने देना, हमें इसको स्थिर रखना। तो स्थिर रखने के लिए बगैर बल लगाए ये स्थिर नहीं हो रहा, तो ये क्षैतिज बल है F, ये आरोपित करा हमने जिससे ये नीचे जा रहा है। अब आप ये बताएं कि ये नीचे क्यों जाना चाहता है, इसलिए जाना चाहता है ये नीचे ब्लॉक क्योंकि इसका भार जो mg है, वेट, वो नीचे लग रहा है, इसलिए तो ये नीचे फिसलना चाहता है। अब नीचे फिसलने से रोकने के लिए कौन है, क्योंकि ये दीवार खुरदुरी है इसलिए ऊपर की ओर लगेगा घर्षण बल, और हम जानते हैं वो सीमांत घर्षण बल होगा। अच्छा, इसमें घर्षण बल आपको पता है स्थैतिक घर्षण बल का काम होगा, लेकिन हम जो कैलकुलेट करते हैं वो सीमांत घर्षण बल होता है और वो अधिकतम घर्षण बल होता है। तो आप फॉर्मूले से जो घर्षण बल निकालोगे वो कार्यकारी घर्षण बल नहीं होगा, वो कार्यकारी घर्षण बल नहीं, वो अधिकतम घर्षण बल होता है जिसे हम सीमांत घर्षण बल।
तो इतनी सारी चीजें। अब जरा अभिलंब प्रतिक्रिया तो देखो कहाँ है। अगर आपने ये यहां लगाया है तो इस ब्लॉक पर अभिलंब प्रतिक्रिया n, इसे हम कहेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया, जो कि दीवार द्वारा ऐसे लगेगी। अब हमने सारे बलों को देख लिया है। क्या आप सभी बल इस पर समझ पाए जो द्रव्यमान m पर लगे हुए हैं? फिर से समझो, अगर m द्रव्यमान को आप दीवार पर रखोगे तो mg इसको नीचे खिसकाना चाहता है, घर्षण बल गति का विरोध करेगा जो इसको नीचे गति करने से रोकेगा, Fs। आपने बल F लगाना ही पड़ेगा। अगर आप बल F नहीं लगाओगे तो अभिलंब प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, और अभिलंब प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो घर्षण बल नहीं आएगा, और घर्षण बल नहीं आएगा तो ये रुक नहीं पाएगी। तो इस अवस्था में ये स्थिर है। अब आपको बारीकी ये है कि अगर मैं कहूं कि आरोपित बल F क्या देगा? अभिलंब प्रतिक्रिया के बराबर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब हम n बराबर F लिख सकते हैं। अतः Fs क्या होगा? Fs होगा म्यू इंटू n, मतलब म्यू इंटू F। ये बन गया इक्वेशन। अभिलंब प्रतिक्रिया आरोपित बल से ही मिलेगी, है ना, इसमें भार से नहीं मिलेगी अभिलंब प्रतिक्रिया। आप जो बल लगाओगे वही अभिलंब प्रतिक्रिया देगा, और n बराबर F होगा तो म्यू n के। अब आपको ध्यान रखना है कि ये अधिकतम घर्षण बल है, ठीक है। मैंने कहा कि ये अधिकतम घर्षण बल है जो इस समय ये दीवार इसको देख सकती है। क्या ये कार्यकारी भी है? क्या ये जो अभी लग रहा है वो है? नहीं है। तो याद रखना, किंतु कार्यकारी घर्षण बल वस्तु के भार के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि स्थैतिक घर्षण बल परिवर्ती बल है। थ्योरी क्लियर होना चाहिए। स्थैतिक घर्षण बल परिवर्ती बल है, और स्थैतिक घर्षण बल वस्तु का जो भार होता है ना उसके बराबर होता है, और जब ये बढ़ते बढ़ते अधिकतम मान तक पहुंच जाता है उसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और फिजिक्स में सीमांत घर्षण बल निकालने का फॉर्मूला है जो कि म्यू इंटू एन होता है। अब एन जो अभिलंब प्रतिक्रिया है ये भार के बराबर हो भी सकती है और उससे भी ज्यादा हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। इस केस में जो एन है वो एफ के बराबर है। तो हमें अपने पास जो ये फॉर्मूले से घर्षण बल आया ये कार्यकारी घर्षण बल नहीं है, ये उस समय का सबसे अधिक घर्षण बल है जो दीवार इसको दे सकती है। तो कार्यकारी घर्षण बल क्या रहा होगा? ऑब्वियसली इस केस में कार्यकारी घर्षण बल वस्तु के भार के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो घर्षण बल है कार्यकारी या स्थैतिक घर्षण बल है वो mg के बराबर होगा। क्लियर? तो ये पहला हो गया और ये दूसरा, ठीक है। ये अधिकतम घर्षण बल है, पूछे तो म्यू इंटू एन करो या म्यू इंटू एन करे। कहे कि नहीं हमें तो कार्यकारी बताओ, बताओ कितना घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो आप ये नहीं लगाना है, ये अधिकतम है भाई। इस पर घर्षण जैसे जैसे mg बढ़ेगा वैसे वैसे घर्षण बल बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि स्थैतिक घर्षण बल भार के हिसाब से, आरोपित भार के हिसाब से चेंज होता रहता है, इसलिए कार्यकारी घर्षण बल होगा भार के बराबर। अब स्थिर रहने की शर्त बताना है भाई, बताओ जरा स्थिर रहने की शर्त क्या है? स्थिर रहने की शर्त ये है कि जो ये स्थैतिक घर्षण बल है ये अधिकतम है। स्थैतिक घर्षण बल स्थिर तब तक रहेगा जब तक स्थैतिक घर्षण बल इस mg को कैंसिल कर सके। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, mg या वेट का मान, या उसको थोड़ा सा हम उल्टा लिखें तो ज्यादा अच्छा, कि स्थैतिक घर्षण बल ज्यादा हो या बराबर हो वेट से। कब तक स्थिर रहेगा? तब तक स्थिर रहेगा जब तक कि सीमांत घर्षण बल, मतलब जो भार है वो सीमांत घर्षण बल के बराबर नहीं हो जाता। सीमांत घर्षण बल के बराबर भार होगा तब तक स्थिर रहेगा, या कम हो तो भी स्थिर रहेगा। लेकिन अगर ये भार Fs से ज्यादा हो गया तो फिर ये स्थिर नहीं रहेगा, ये ब्लॉक नीचे की ओर गति करेगा। क्या आप इस टेक्निकलिटी को समझ रहे हैं कि नीचे कब जाएगा? अगर ये वेट इसके सीमांत घर्षण बल से ज्यादा हो गया तो नीचे फिसलने लगेगा। तो
कब तक स्थिर रहेगा? जब तक ये रोक पाएगा भाई, इसकी वैल्यू लिमिटेड है, फिक्स है भाई, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो म्यू एफ ही इसकी फिक्स वैल्यू है। अगर इसका भार इसके बराबर या इससे स्थैतिक घर्षण बल से कम है तब तक ये स्थिर रहेगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, म्यू इंटू एफ आरोपित बल ग्रेटर देन एम जी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आरोपित बल जो है वो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए mg बाय म्यू। यही शर्त है। अगर न्यूमेरिकल करना है तो आरोपित बल कम से कम कितना लगेगा, कम से कम आरोपित बल लगेगा mg अपॉन, न्यूमेरिकल करने के लिए आप इसका यूज करें कि कम से कम मिनिमम जो आरोपित बल चाहिए है ना, आरोपित बल कम से कम तो इतना चाहिए mg बाय म्यू, तो ये स्थिर रहेगा। हाँ, इससे ज्यादा चलेगा लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। mg अपन म्यू वो बल है जिससे ये रोक सकता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। ओके, तो ये भी टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थ्योरेटिकली वो कॉन्सेप्ट जब हमें किसी टाइप का क्लियर हो जाए तो ये डायग्राम बनेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और फिर आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक का द्रव्यमान m है, यह एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर स्थिर रखा गया है और क्षैतिज दिशा में बल F लगाया गया है। दीवार की सतह का घर्षण गुणांक म्यू है। तो आपको आवश्यक शर्त बताना है कि यह स्थिर रहे, इस अवस्था में लगने वाला घर्षण बल बताना है और आरोपित बल भी बताना है। तो टेक्निकली पहले हम डायग्राम बनाएंगे कि F बल है, दीवार है, बल F लगाया, दीवार है, Fs ऊपर क्यों लगेगा, बाहर नीचे क्यों लगेगा। अब आपसे पूछेंगे कि इसका कौन सा बल, कौन सा घर्षण बल काम कर रहा है। हम जानते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल जो है वो परिवर्ती बल है और वो वस्तु के भार के बराबर होता है। तो अगर ये स्थिर है तो इसका जितना भार है उतना ही घर्षण बल होगा। तो आप पहला आंसर होगा कि कार्यकारी घर्षण बल हमेशा वस्तु के भार, तो जो वेट है वही घर्षण बल होगा। अब सवाल उठता है कि फिर सीमांत घर्षण बल क्या है। तो सीमांत घर्षण बल म्यू इंटू एन होता है, ये भार नहीं या विलंब प्रतिक्रिया पर डिपेंडेंट है, और ये अधिकतम घर्षण बल होता है जो ये दीवार दे सकती है। तो ये अधिकतम घर्षण बल है, ये कार्यकारी घर्षण बल नहीं है। कार्यकारी घर्षण बल तो भार के बराबर होगा। तो हमने अभी अधिकतम घर्षण बल निकालने के लिए म्यू इंटू एन किया, और डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि आरोपित बल ही अभिलंब प्रतिक्रिया, इसलिए हमने लिखा म्यू इंटू एन। अब इसको स्थिर रखने के लिए जरूरी है कि इसका भार इसके घर्षण बल से ज्यादा ना हो पाए। तो अगर आप भार बढ़ाते जाओगे तो घर्षण बल की अधिकतम वैल्यू ये है, तब तक ये दोनों बराबर होंगे तब तक तो स्थिर रहेगी। अगर mg ज्यादा होगा तो ये नीचे फिसलने लगेगी, ठीक है ना। तो अगर हम शर्त लिखें कि क्या है शर्त, तो हम कहेंगे कि जो सीमांत घर्षण बल है वो वस्तु के भार से या तो ज्यादा हो या बराबर हो, तो ये स्थिर रहेगा। ठीक है, तो हमने इस शर्त के अनुसार म्यू इंटू एफ कर दिया। तो यहाँ से हमने एफ आरोपित निकाल लिया, mg अपॉन म्यू, ये आरोपित बल होगा, ये भी निकाला। अगर आपको म्यू भी निकालना है तो म्यू भी निकाल सकते हो। म्यू बराबर क्या होगा, म्यू बराबर होगा mg अपॉन, म्यू की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए बराबर, ये भी लिख सकते है ना, इससे रिजल्ट ये भी हो सकता है। ओके, आप क्वेश्चन को पहले तो फ्रेम समझ गए है ना। ये दीवार है, ये ब्लॉक है m द्रव्यमान का, mg नीचे लगाओ फटाफट, fs ऊपर लगाओ जो भी घर्षण बल है, f यहां लगेगा और n यहां लगेगा। और आपको पता है अच्छे से कि जो घर्षण बल है वो भार के समानुपाती होगा। कौन सा, स्थैतिक है ना, इसलिए हमें ये बराबर लगाना था। और भार मतलब mg, और m है 0.2 और g है कितना 9.8 ले लें। 9.8 तो 8 दूनी 16, 6 हासिल आए, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 1.96। ये स्थैतिक घर्षण बल होगा। तो वास्तव में इसका आंसर ये है, इसीलिए तो मैंने आपको ये टाइप बताया। आपसे कहा पूछा तो आप 2.4 पता क्या दे रहे थे। अगर क्वेश्चन ये रहता कि अधिकतम या सीमांत घर्षण बल क्या होगा, ये बोलते हैं, ये कहां बोला, कार्यकारी बल पूछा गया है आपसे, तो घर्षण बल तो वस्तु के भार के बराबर होगा। अधिकतम या सीमांत घर्षण बल अगर पूछते तो ये म्यू एन होता या म्यू एफ होता, तो आप लिखते 0.2 इंटू 12, तो ये हो जाता कितना 2.4, इसलिए दिया म्यू इंटू आपने एफ किया तो 2.4 न्यूटन आया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये अधिकतम सीमांत घर्षण,
ये थोड़ी ना पूछा है क्वेश्चन ने तो कहा है कि आप घर्षण बल बता, तो इस अवस्था में सीमांत घर्षण बल 2.4 है जो कि ज्यादा है और भार क्या है 1.96 है, इसलिए ये आंसर इसका 1.96 होगा। अच्छा इसी में मैं जरा सा चेंज कर रहा हूं, बस लास्ट है ये कि यदि आरोपित बल यदि आरोपित बल 6 न्यूटन हो तब ब्लॉक में उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात करें। ये हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। इस क्वेश्चन में यदि आरोपित बल 6 न्यूटन है, उत्पन्न त्वरण ये न्यूमेरिकल मैंने बदल दिया है, जरा से उसमें चेंज आ गया है। क्या होगा देखिए, अब होगा क्या, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका स्थैतिक घर्षण बल की भार कितना होगा 1.96, ठीक है ना, 1.96 होगा और एफएस जो होगा वो होगा 0.2 इंटू 6 मतलब 1.2 न्यूटन। अब ये क्वेश्चन बदल चुका है क्योंकि अब जो सीमांत घर्षण बल है वो कम है और भार ज्यादा हो चुका है, तो इस केस में भार इज ग्रेटर देन सीमांत घर्षण बल, अतः ब्लॉक नीचे की ओर ए त्वरण से गति करेगा। क्या आप इस बात को समझ गए? अब ये पूरा ब्लॉक नीचे की ओर ए त्वरण से चलेगा, क्यों? क्योंकि इसका भार 1.96 न्यूटन है और इस पर जो सीमा मतलब अधिक से अधिक जो घर्षण बल इसको मिल सकता है दीवार के द्वारा वो 1.2 न्यूटन है, और हम देख रहे हैं कि 1.96 न्यूटन ज्यादा है किससे, 1 भार ज्यादा है किससे, सीमांत घर्षण बल 1.2 न्यूटन। इसीलिए हमने ये रिजल्ट देखा कि अब ये रोक नहीं पाएगा, कि आप 6 न्यूटन का बल इसको नहीं रोक सकता और ये नीचे की ओर खिसकेगा। कितने त्वरण से, ए त्वरण से खिसकेगा, और यही पूछा गया है। अब आप क्या करेंगे, आप इसका समीकरण लिखेंगे एम जी माइनस एफ एस बराबर, हाँ बिल्कुल सही, नीचे की ओर जा रहा है तो एम जी माइनस एफ एस जो विरोध कर रहा है और इनका जो अंतर है उस त्वरण से एम ए से ये नीचे जाएगा। ओके, तो एम जी है हमारे पास 1.96, एफ एस है 1.2 बराबर ए और मास जो कि 0.2 है उसका डिवाइड कर दिया, तो ए बराबर, अब आप इसको थोड़ा सा देखें तो कितना बचेगा 0.76 अपॉन 0.2, सो ए बराबर जाएगा कितना 7.6 बाई 2 या ए बराबर 3.8 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये इसका त्वरण होगा 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ये नीचे की ओर गति, ठीक है ना। तो इस तरीके से जरा से उससे ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब आप इसकी टेक्निकलिटी अच्छे से समझ गए होंगे